आज हम लोग परमाणु संरचना को आगे बढ़ाएंगे। इसमें परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला परमाणु मॉडल पढ़ा गया था थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बाद अगला परमाणु मॉडल हमारा आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर नाभिक की खोज किया था। पहले हम लोग उस प्रयोग को देखते हैं। तो उस प्रयोग का नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। यह प्रयोग क्या है? रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की यानी सोने की पतली पन्नी लेकर, यानी पतली चादर, पतली शीट लेकर और उस पर अल्फा कणों की बमबारी किया और एक तरफ जो है प्रदीप्तिशील पर्दा लगा दिया था। और अल्फा कणों की बमबारी करने के बाद जो प्रयोगात्मक निरीक्षण प्राप्त हुए, उन निरीक्षणों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। तो प्रयोग जब उन्होंने किया तो क्या निरीक्षण किया, क्या प्रेक्षण किया? उन्होंने ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो जिस रास्ते पर भेजे जाते हैं सीधे निकल जाते हैं, वापस लौट करके नहीं आते। यहां पर प्रदीप्तिशील पर्दा लगा हुआ है तो उस पर चमक दिखाई देती है। उससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल को हम कहां भेज रहे हैं और चमक किधर आ रही है। उससे पता चलता है कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। तो पहला इनका निरीक्षण यह था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे अपने रास्ते पर चले जाते हैं, विचलित नहीं होते। कुछ अल्फा कण उन्होंने पाया कि भेज रहे हैं इस रास्ते पर और चमक जो उत्पन्न हो रही है हट करके हो रही है। यानी इससे पता चला कि कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, अपने पथ से विक्षेपित हो रहे हैं। बहुत कम अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं और बहुत कम अल्फा कण जिस रास्ते पर जाते हैं उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष था कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, यानी रिक्त है। तो पहला निष्कर्ष यही है कि अधिकांश अल्फा कण अपने पथ पर सीधे निकल जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ अल्फा कण अपने पथ से थोड़ा विक्षेपित होते हैं। देखिए, थोड़ा विक्षेपित होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई सूक्ष्म धन आवेशित भाग उपस्थित है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से थोड़ा विक्षेपित होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई सूक्ष्म धनावेशित भाग उपस्थित है। ये कैसे जान गए कि धनावेशित ही भाग उपस्थित है, क्यों नहीं ऋणावेशित है? तो हम लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और हीलियम परमाणु के नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसलिए नाभिक पर कौन सा आवेश आया? धन आवेश। तो चूंकि अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक है, अर्थात अल्फा कण कैसा हो गया? धन आवेशित। तो चूंकि अल्फा कण धन आवेशित है, और देखिए यहां पर यह अल्फा कण आ रहा है तो अपने रास्ते से विक्षेपित होकर ये दूर भाग रहा, केंद्र की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये दूर भाग रहा है, इसका मतलब कि जो केंद्र में भाग है उसके द्वारा प्रतिकर्षण हो रहा है। तो चूंकि अल्फा कण पर धन आवेश है और ये प्रतिकर्षित हो रहा है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि इस परमाणु के केंद्र में जो सूक्ष्म भाग है वह कैसा है? धन आवेशित। तीसरा निष्कर्ष, बहुत बहुत कम अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, अथवा जिस रास्ते पर जाते हैं उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में जो सूक्ष्म धनावेशित भाग है वह बहुत ही सघन और दृढ़ है। वह बहुत ही सघन और दृढ़ है। ये 3 निष्कर्ष थे रदरफोर्ड के। इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में स्थित वह सूक्ष्म धनावेशित भाग जिसमें परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है या केंद्रित होता है, उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के केंद्र में जो सूक्ष्म धनावेशित भाग है या परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उसमें परमाणु का कुल धनावेश होता है और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। उसी सूक्ष्म केंद्रीय भाग को हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, इसका क्या मतलब है? परमाणु का कुल धनावेश, तो परमाणु में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो परमाणु का जो कुल धनावेश है वह प्रोटॉनों के कारण होता है, और प्रोटॉन परमाणु में कहां रहता है? परमाणु के नाभिक में रहता है। तो इसलिए कुल धनावेश हो गया। और लगभग समस्त द्रव्यमान इसलिए कहा जाता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका कुल द्रव्यमान, और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो परमाणु का कुल द्रव्यमान आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत बहुत कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लिया जाए तो परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान, तो यहां पर लगभग शब्द इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या किया गया है? छोड़ दिया गया है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इसलिए यह कहलाता है नाभिक। अब
जब नाभिक की खोज हो गई तब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बनाया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नाभिकीय मॉडल कहते हैं, क्योंकि उस समय नाभिक की खोज हो चुकी थी। तो यह रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, यह पहला नाभिकीय मॉडल है, क्योंकि इसी मॉडल में सबसे पहले नाभिक की कल्पना की गई। अब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार पहला पॉइंट है, पहली बात है कि परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु सूक्ष्म चाहे अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। दूसरा पॉइंट, परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान संचित होता है या केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तीसरी बात रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और चौथी बात है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जब परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो प्रोटॉनों पर इकाई धनावेश और इलेक्ट्रॉनों पर इकाई ऋणावेश होता है। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण ये एक दूसरे के आवेश को संतुलित कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। अब पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। यानी नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत बहुत छोटा होता है। देखिए, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 के घात ऋण 15 मीटर कोट की होती है, इस रेंज में होती है। और परमाणु की त्रिज्या 10 घात ऋण 10 मीटर के रेंज में होती है। तो नाभिक जो है परमाणु की तुलना में क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। और नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के आयतन का लगभग 10 का घात ऋण 15 गुना होता है। यानी नाभिक का आयतन भी परमाणु के आयतन की तुलना में, जब आकार छोटा है तो आयतन भी छोटा है, लेकिन नाभिक का जो घनत्व होता है वह परमाणु के घनत्व की तुलना में बहुत अधिक होता है, लगभग 10 का घात 15 गुना हो जाता है। तो ये नाभिक का आकार। अगली बात इस मॉडल की है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल, सोलर मॉडल या ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मॉडल या ग्रहीय मॉडल क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि जैसे जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य के चारों ओर जिस तरह से ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से परमाणु में जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा
कि यह जो है सौर मॉडल या ग्रहीय मॉडल भी है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए इस मॉडल की क्या कमियां हैं, इस मॉडल में क्या दोष हैं। इस मॉडल का दोष, पहला दोष कि यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु कैसा निकाय है, अस्थायी। लेकिन इस मॉडल के अनुसार यह क्या है, अस्थायी। कैसे, पहले पॉइंट को देखिए दोस्त को। एक सिद्धांत है क्लार्क मैक्सवेल का, मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत। वह सिद्धांत कहता है कि अगर कोई सूक्ष्म आवेशित कण है और वो किसी विपरीत आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वह कण लगातार ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो चूंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, नाभिक पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो विपरीत आवेश हो गए, सूक्ष्म कण है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो लगातार इसको क्या करना चाहिए, ऊर्जा का उत्सर्जन। जब ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक की ओर खींचेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उसकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि वो नाभिक में आकर के गिर जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश नाभिक में गिरेगा यानी धनावेश में गिरेगा, वैसे ही परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु एक अस्थायी निकाय, तो इसलिए रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में स्पष्ट नहीं बताया। जैसे देखिए यहां पर कि जैसे ये आपका नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये देखिए चक्कर लगा रहा है, तो अब लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, कुछ ऊर्जा कम होगी तो नाभिक की ओर खींचेगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, फिर नाभिक की ओर खींचेगा। ऐसे खींचते खींचते एक समय ऐसा आएगा कि वह आकर के नाभिक में गिर जाएगा। तो जैसे नाभिक में गिरेगा परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि परमाणु एक अस्थायी निकाय है। तो यह रदरफोर्ड मॉडल का पहला दोष है कि यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा दोष इस मॉडल का है, यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है तो परमाणु के स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती है। तो ये निश्चित आवृत्ति की रेखाएं क्यों पाई जाती हैं, इसके बारे में यह मॉडल कुछ नहीं बताता है। तो यह इसका दोष है कि यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की या स्पेक्ट्रम की रैखिक संरचना की व्याख्या नहीं करता कि क्यों परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में यह मॉडल नहीं बताता। तो ये दो मुख्य दोष हैं। आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, बताइए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के क्या दोष हैं उसको बताइए, तो इसको आप याद रखें।